हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों फाइनली उत्तर प्रदेश दरोगा यानी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, जिसमें कुल 4,543 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है। अब अगर आगे बढ़कर देखें तो इसमें जो उप निरीक्षक की भर्ती है, पुरुष और महिला के लिए श्रेणीवार यहाँ दिखाया गया है, जिसमें अनारक्षित के लिए यानी यूआर कैटेगरी के लिए 1705 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, ओबीसी के लिए 1143, अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 890 और वहीं अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 82 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर 4,242 वैकेंसीज हैं। इस पे आगे बढ़ते हैं तो प्लेटून कमांडर की भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें यूआर के लिए 56 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 36, अनुसूचित जाति के लिए 28 और वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं। इस प्रकार टोटल 135 पोस्ट हैं प्लाटून कमांडेंट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के लिए भी कुछ वैकेंसीज हैं, जिसमें यूआर 25, ईडब्ल्यूएस 6 और इसी प्रकार अलग अलग कैटेगरीज के लिए टोटल 60 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। अब आगे देखें तो इसमें महिला बटालियन के लिए भी महिला उप निरीक्षक की भर्ती आई हुई है, जिसमें टोटल 106 पद हैं। श्रेणीवार विवरण इसको आप देख सकते हैं। अनारक्षित के लिए 47 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी के लिए 27, अनुसूचित जाति के लिए 21 और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 1 पोस्ट आई हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे महत्वपूर्ण डेट्स पे अगर नज़र डालें तो आपको बता दें कि आवेदन करने की जो तिथि है, तो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की डेट है 12 अगस्त से, जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी है, और अंतिम तिथि जो है वो 11 सितंबर रखी गई है। सेम एप्लीकेशन के लिए पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 11 सितंबर की डेट रखी गई है। इसके बाद आगे बढ़कर अगर देखें तो इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। इसके बाद देखते हैं आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो आवेदन शुल्क की बात करें अगर, तो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 400 रुपये की फीस रखी गई है। अब आगे नेशनैलिटी इंडियन या तिब्बत का होना चाहिए, ये सब वही जो हर एक वैकेंसी में लगभग अपने को देखने को मिलता है, वही यहाँ भी क्राइटेरिया रखा गया है। अब आगे बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करने के लिए। तो इस पे जैसा कि क्लियरली मेंशन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके स्तंभ का कोई भी अर्हता, यानी ऐसा है कि कुल मिलाकर इसमें ये बोला गया है कि अपने को किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। अब वो चाहे बीए हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएड हो सकता है, बीटेक हो सकता है, बी फार्मा हो सकता है, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है। बैचलर डिग्री होनी अनिवार्य है इसमें अपने को। फिर आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो एज लिमिट पे आते हैं। तो एज लिमिट वही जो नॉर्मल रहता है, जैसे कि अगर इस पे देखें तो इस पे जनरल को 3 साल की दी हुई है, और वो 3 साल सब में दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी दी गई है और ओबीसी को भी दी जा रही है। इसके अलावा जो नॉर्मली अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 साल होता है, उनको वो एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन में मिलने वाला है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर डालें तो इसमें जो है कब से कब तक रहने वाला है। जो कैंडिडेट है जनरल का 2 जुलाई 1994 से पहले का उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। अगर इस डेट के पहले या बाद में किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है तो उनके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सेम चीज़ अगर देखते हैं यहाँ, तो प्लाटून कमांडर के लिए भी सेम ही एज क्राइटेरिया रखा गया है जनरल के लिए। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति की अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वही 5+3 के हिसाब से देखें तो मतलब एटलीस्ट एज 2/7/89 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/7/2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। वही प्लाटून कमांडर में भी सेम ही एज लिमिट रखी गई है। बात करें अगर अनुसूचित जनजाति की, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों की ही सेम रखी गई है एज लिमिट, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। बाकी के लिए भी आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं एज लिमिट जो भी रखी गई है, और अलग अलग पोस्ट के लिए रखी गई है। आप पोस्ट पे भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी एज लिमिट देख सकते हैं यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं, मेन बात पर चलते हैं इस पे नोटिफिकेशन में। और हाँ, अब आते हैं इसके सिलेबस पर। अगर सिलेबस की बात करें तो जो इसमें है लिखित परीक्षा होने वाली है। आपको बता दें कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, इसमें जो है OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है ये। तो इसका जो टोटल 400 मार्क्स का पेपर होगा, तो इसमें 4 सेक्शन में होंगे, 1 2 3 4, ये 4 सेक्शन में एग्जाम आपका होने वाला है, जिसमें से जनरल हिंदी होने वाली है। इसके बाद मूल विधि मीन्स जैसे कि आपको पता होगा कि अभी ये जो पहले की आईपीसी
कि इसको अभी बदलकर बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया गया। तो बीएनएस के अकॉर्डिंग जो भी धाराएं, जो भी इसके मतलब पुलिस के अंडर आने वाले जो भी रूल्स हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से मैच कर रहे हैं, करंट टाइम में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं अपने सराउंडिंग्स में, उनसे जो भी मैच कर रहे हैं बीएनएस के अकॉर्डिंग, वो पूछा जाने वाला है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के तो नॉर्मली हर एग्जाम में ही देखने को मिल जाते हैं, तो ये पूछा जाएगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस है ही। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो मैथमेटिक्स रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और यहाँ रीजनिंग आ जाएगी, रीजनिंग भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इस प्रकार टोटल 160 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 400 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है इसमें, ये क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। टोटल 2 घंटे का टाइम होगा, यहाँ पर ये बताया गया है कि परीक्षा के समय 2 घंटे का होगा, यानी 120 मिनट का होने वाला है, जिसमें कुल 160 प्रश्न होने वाले हैं, 4 सेक्शन में होगा और ओएमआर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। यहाँ लगभग वही सारी बातें हैं जो हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ अब एक और बात है, यहाँ अगर देखा जाए कि फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो यहाँ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके लिए, यहाँ पर क्लियरली दे रखा है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, वो भी मेल के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी ज़रूरी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो चेस्ट में यहाँ जो है यहाँ भी जनरल, ओबीसी एंड अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके बिना फुलाए छाती की माप 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर के एक्सपांशन के साथ 84 सेंटीमीटर होना जरूरी है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है उनके लिए इसमें भी 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है और 77 सेंटीमीटर बिना छाती फुलाए होना चाहिए। वहीं एक्सपेंशन में कोई छूट नहीं दी गई है, कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए और इस तरह से फाइनली उनका भी चेस्ट एक्सपेंशन के बाद 82 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है नोटिफिकेशन में। वही महिलाओं के लिए भी दे रखा है, महिलाओं के लिए भी अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर का दे रखा है यहाँ पर। वहीं रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर का होना जरूरी है हाइट। वेट, यहाँ जैसे मेल में वेट की कोई बात नहीं किया था, चेस्ट एक्सपांशन की बात किया था, लेकिन गर्ल्स में क्या होता है चेस्ट एक्सपांशन मेजर नहीं किया जाता है, उसमें जो है उनका वेट लिया जाता है। तो मतलब महिला कैटेगरी के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनका एटलीस्ट मिनिमम वेट जो है 40 kg होना कंपलसरी है। अगर इससे कम है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ से फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो ठीक है, ये इस प्रकार से अपना जो भी एग्जाम पैटर्न है वो हमने अभी आपसे डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।